माइंड स्वीपर मतलब काम कैसे करता है? तो माइंड स्वीपिंग जो है वेरी अर्डुअस थैंकलेस है, क्योंकि आपको जाके हर एक माइंड को डीएक्टिवेट करना तो है। डिस्ट्रॉयर्स की प्राइमरी मतलब व्हाट यू कॉल फायर पावर क्या होती है? शी इज द क्वीन ऑफ द नेवल बैटल। नेवी में ये रैंक्स जो होते हैं शुरू से, जब ऐसे आप एनडीए में जाते हो तो वहां से कैसे आपकी जर्नी होती है वो प्लीज बताएं। एक बैच में 2% या 3% से ज्यादा उस रैंक पे नहीं जाते, तो आप सोचिए कितना टफ होता है कंपटीशन। फाइंडिंग योर एनिमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट ये कैसे ढूंढते हैं? When you are looking for your enemy, you are looking for a needle in a haystack. It is like Marine Drive in peak hour traffic and you are told इस ट्रैफिक में एक बंदा है टेररिस्ट, उसको ढूंढ निकालो। क्या एक अलग तरह की सुपीरियोरिटी आपको देता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर? हेलो कमोडर कृष्णु, पहले शुरू करते हैं पहले सवाल से कि मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि ये ऐसे बताते हैं, काफ़ी जगह आपको पढ़ने मिलता है, काफ़ी सारे मूवीज़ में सुनने मिलता है कि ये अकूला क्लास की ये सबमरीन है, या ये क्लास का ये है, ऐसा है, कारा क्लास की शिप है। तो ये क्लासिफिकेशंस कैसी होती है, और ये इंडियन शिप्स की क्लासिफिकेशंस कुछ है इंडियन नेवी में ऐसा? बिल्कुल। इंडियन नेवी में शुरू में तो जैसे होते हैं अलग अलग उनके रोल के ऊपर राइट। क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे एक फेयरली सिंपल आप समझिए एयरक्राफ्ट कैरियर, ओके। तो जो हवाई जहाज उस पे चलती है जी। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाता है। हम्म। या सबमरीन जो है पनडुब्बी है, विच इज ओके। सबमर्सिबल। राइट। तो अलग अलग तरह के जहाज कौन से होते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। हम्म। पुराने ज़माने में क्रूजर्स करके हुआ करती थी, अभी भी, पर आजकल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में तकरीबन थोड़ा बहुत अ, अंतर है। अ, अंतर थोड़ा ही है, मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ द सेम। तो डिस्ट्रॉयर्स जो है वो हम उसको बोल सकते हैं कि फ्रंटलाइन जो बेड़ा में जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ या सेपरेट सरफेस एक्शन के लिए, एयर एक्शन के लिए, तो एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरह से कैरियर टास्क फोर्स राइट। या कैरियर बैटल ग्रुप में रहती है। तो इनको मल्टीपर्पस डिस्ट्रॉयर्स जो है हम्म। मल्टीपर्पस, और आजकल सब मॉडर्न्स में गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। और डिस्ट्रॉयर्स यूजुअली एक या दो हेलीकॉप्टर्स ही कैरी करते हैं। ओह। उसके बाद आते हैं फ्रिगेट्स, ओके। नो। तो फ्रिगेट्स भी आजकल, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर के बीच में अंतर बहुत ही कम हो गया है। फिर भी पुराने टाइम में फ्रिगेट्स को यूजुअली एक रोल में ज़्यादा फोकस हुआ करता था कि हम्म। एंटी एयर ओके। या एंटी सबमरीन, नो। हम्म। हालांकि आजकल वो भी बहुत जगह मल्टीपर्पस हो गए हैं। और तो ये हुए फ्रिगेट्स। हम्म। तो फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनको ज़्यादातर प्रिंसिपल सरफेस कॉम्बेटेंट्स बोलते हैं, ओके। क्योंकि ये ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए ज़्यादातर बाहर रह सकते हैं। राइट। उनका एंडोरेंस जो है इट इट इज़ मच मोर। फिर पेट्रोल वेसल्स होते हैं या सर्वेलेंस के लिए, यूजुअली वो दे ऑपरेट अलोन की दूर जगह में, हमारे जो भी वाटर्स ऑफ इंटरेस्ट में, हम्म। एक पेट्रोलिंग के लिए। राइट। तो उनका एंडोरेंस ज़्यादा रहता है, उनका दे आर लाइटली आर्म्ड। गॉट इट। और उनको रेंज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स या फर्स्ट वार्निंग, जैसे आपको ओएनजीसी जो हमारे यहाँ है समझ। उसके अराउंड पेट्रोल करना है, या ऑफ कोर्स ईजेड में हमारे बहुत सारे जो भी हम्म। मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, या आपको एक तरह के अलग कुछ टास्किंग करना है, जहाज को हम्म। कहीं भेजना है, हम्म। प्रेजेंस दिखाना है, तो हम पेट्रोल वेसल्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आती है कॉर्वेट्स। अगेन कॉर्वेट्स आर पेट्रोल वेसल की क्षमता में, आजकल ये सब टू 2000 टन्स के आसपास हैं। कुछ कॉर्वेट्स 3000 टन भी होते हैं, जो पुराने टाइम में फ्रिगेट्स हुआ करती थी। हम्म। पर अगेन उनको एक रोल, एंटी एयर कॉर्वेट, जैसे हमारे अभी कमोरता क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स है ओके। वगैरह। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट जहाज होते हैं, जैसे एम्फीबियस जहाज जो होते हैं, हम्म। उस पे हम सोल्जर्स, आर्मी ट्रूप्स, टैंक्स, हम्म। इक्विपमेंट, गन्स, वो कैरी कर सकते हैं टू लैंड ऑन
अपोजिट शोर। राइट। और ये यूजुअली ये वेसल्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के भी यूज़ करते हैं, हुँ, क्योंकि उनका कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। राइट। फिर टैंकर्स होते हैं, क्योंकि फ्लीट को सपोर्ट सस्टेन करने के लिए खूब मात्रा में तेल, पानी, राशन, स्पेयर्स, सो दे बिकम सॉर्ट ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप, मल्टीपल सपोर्ट शिप, ओह! टैंकर्स होते हैं। फिर हाइड्रोग्राफिक शिप्स होते हैं जो दूर सर्वे करते हैं। हाँ, एंड हमको ओशंस का मैपिंग करना ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ। और हाइड्रोग्राफी में आप जान के खुश होंगे कि इंडिया जो है लीडिंग पावर है ग्लोबली हाइड्रोग्राफी में। ओह, इज़ वी इट? आर काउंटेड अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ! तो इसमें भी काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। हुँ, तो हाइड्रोग्राफी के शिप्स वो मेन वॉर फाइटिंग बेड़ा के साथ ऑपरेट नहीं करते हैं, अच्छा। अलग करते हैं। हालांकि युद्ध में उनको हॉस्पिटल शिप या और ऐसे किसी रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा राइट। सकता है। उसके अलावा फिर आते हैं छोटे जहाज पे, वो उनके स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं, जैसे माइन स्वीपर जो है, हुँ, अगर सी में माइंस माइन वॉरफेयर होता है तो हुँ, उनको कट करने के लिए, उनको स्वीप करने के लिए माइन स्वीपर्स होते हैं। सीवर्ड डिफेंस बोट्स जो होते हैं वो यूजुअली ऑफ द कोस्ट फॉर सीवर्ड डिफेंस, दे आर यूज्ड फॉर दैट। ओके, तो और छोटे जैसे मिसाइल बोट्स हुए, स्मॉल, सिर्फ लिमिटेड डिस्टेंस ट्रैवल करना, लेकिन हो सकता है फायर पावर अच्छा हो ओके, ना। सो इस तरह के छोटे छोटे स्पेसिफिक रोल लिमिटेड और एंडोरेंस लिमिटेड उस गॉट तरह के जहाज भी होते हैं। तो तकरीबन ये अलग कैटेगरीज हुए। और जो ये क्लास होते हैं यूजुअली उनको अगर हम विदेश से लेते हैं, तो जैसे हम पहले विदेश से लेते थे, हुँ, तो जो भी उनका क्लास का नाम दिया जाता था, अच्छा। तो वी यूज टू यूज दैट, यू नो। हुँ, जैसे हमारे पास एसएनएफ्स आते, वो काशिन क्लास बोलते थे रशियन, हुँ, तो वो काशिन क्लास। पर हम नाउ वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग हियर, और हम उनको हमारा नाम देते हैं। अच्छा। तो काशिन क्लास इंडिया में आके राजपूत क्लास हो गए। यूजुअली जो फर्स्ट शिप होता है उस कैटेगरी में, उसको राजपूत, राणा, रंजीत, सो राजपूत क्लास। जैसे वीर, तो वीर क्लास। गॉट ओके। तो उसमें भी जैसे अभी नीलगिरी हुआ है फ्रिगेट्स में, न्यू फ्रिगेट्स, इंडिजिनस फ्रिगेट्स, तो उसमें फिर वो नीलगिरी क्लास होते हैं, राइट। दिल्ली क्लास होते हैं, सबमरीन क्लास होते हैं। यूजुअली एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने आप में होते, तो उनका क्लास नहीं होता है। हालांकि अगर किसी कंट्री जैसे यूएस के पास बहुत सारे हैं तो उसके हो सकते हैं, पर जिस कंट्री में 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, ईच ऑफ देम इज गॉट इट। नॉर्मली रेफर टू सेपरेटली। एंड ये क्लास जो है वो कैटेगरी से डिसाइड होता है, जैसे फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स के इज़ इट टनेज के होता है? सी, टनेज डिटरमिन्स द साइज। अच्छा। तो क्लास जो है इज विद इन द कैटेगरी। जैसे आपके पास डिस्ट्रॉयर्स हुए, हुँ, तो आज हमारे पास दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, हुँ, फिर विशाखापट्टनम क्लास है, और फिर राजपूत क्लास है। अच्छा। तो 3 क्लासेस डिस्ट्रॉयर्स में ये सब तीनों हैं। फ्रिगेट्स में नीलगिरी क्लास है, गोदावरी क्लास है, ब्रह्मपुत्रा क्लास है। हुँ, तो हर एक जनरल मेन कैटेगरी ऑफ द शिप में देयर कैन बी मोर लाइन्स। गॉट योर पॉइंट, ओके। एंड ये यूजुअली क्लासेस डिफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स द कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो? ज़्यादातर द फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर, ये जब हम बोलते हैं राइट। टनेज, कैपेबिलिटी और रोल, अच्छा, उसके हिसाब से। अच्छा। पर जैसे मैंने कहा बहुत सारे में आजकल वॉरफेयर भी इतना मतलब फ्लूइड हुआ है, हुँ, और इनके रोल्स भी। अब हो सकता है कि आपका पेट्रोल वेसल भी इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हो सकता है माइन स्वीपर भी हो। हुँ, और फ्रिगेट, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर के बीच में तो तकरीबन द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट राइट। जीरो। ये माइनस्वीपर आपने बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये माइनस्वीपर मतलब काम कैसे करता है? तो देखिए, जो पहले तो माइंस होते हैं। राइट, माइंस समंदर में बड़े होते हैं, आर्मी के माइंस छोटे होते हैं। राइट। व्हाट द माइंस यू पुट इन वाटर हाँ, फॉर ब्लास्टिंग द शिप, द प्रिंसिपल इज द सेम, लेकिन बहुत बड़े होते हैं। तो उनको डिटोनेट या एक्चुएट करने के लिए अलग अलग इम्पल्सेस होते हैं, या तो जहाज उसके ऊपर जाए, टच कॉन्टैक्ट इज द अच्छा। सिंपलेस्ट, बट इट इज वेरी अनसोफिस्टिकेटेड। हुँ, अदर वेज वो एक्टिवेट हो सकता है,
is by your signature, by your noise signature, अच्छा, by your electromagnetic signature. तो उस तरह के अलग अलग माइंड्स होते हैं। गॉट इट। तो एनिमी जो है वो ले करता है आपको, कहीं आपको इट्स ट्रैप अ बिछाता है। ट्रैप बिछाता है। एक तरह का लो कॉस्ट वॉरफेयर है, क्योंकि एक जगह में उन्होंने एक माइन फील्ड लगा दी, हुँ, तो वहाँ पे उनको 1-2 जहाज भी मिल गए तो इट कैन वर्क आउट। तो माइन स्वीपिंग जो है वेरी आर्डुअस, थैंकलेस है, हुँ, क्योंकि आपको जाके हर एक माइन को डीएक्टिवेट करना है, मतलब उसको या तो उसको कट करना है ताकि जो उसको इम्पल्स फीड करता है, हुँ, वायर हो या कुछ भी हो, इट हैज़ टू बी मेड इनर्ट फ्रॉम दैट। और उसके बाद अगर आप रिकवर कर सकते हो, माइंड रिकवर हुँ, करो, नहीं तो इट इज यू नो इट हैज टू बी मेड डीकेपेसिटेटेड। अगर ऊपर सरफेस पे आ गया तो आप उस पे गोली मार के न्यूट्रलाइज कर राइट, सकते हो। तो माइंड स्वीपिंग के लिए स्वीप जो होते हैं, तो पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ता है, तो राइट, उसके लिए आपको स्पेशलाइज जो अंडर वाटर डिटेक्टिंग जिस तरह के सोनार्स होते हैं, हुँ, तो माइंड सोनार्स आर अ डिफरेंट काइंड। सो यू हैव टू फर्स्ट डिटेक्ट देम, और उसके बाद पता करने के बाद आपको उसको, सो आपके पीछे यूजुअली जहाज के पीछे गियर होता है विथ इट्स अ लॉन्ग वायर, जिसके पास आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक कटिंग टूल्स हो, उस तरह समझ लेना। वॉव! तो आपको उस फील्ड के ऊपर यू हैव टू गो कि दिस वन। तो आफ्टर व्हाइल हम क्या करते हैं, शायद लड़ाई में या कॉन्फ्लिक्ट में हर जगह से आप माइंड नहीं निकाल पाते हो, हुँ, तो आप एक जगह बनाते हो जो क्लियर होता है जिससे हुँ, पास कर सकते हैं, हुँ, उसको स्वेप्ट चैनल बोलते हैं। अच्छा, तो आप एक कॉन्टिन्यूअसली स्वीप करके एक चैनल क्रिएट करते हो जहां आपके हुँ, और जहाज जा सकते हैं। राइट, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको 71 वॉर की हम चर्चा कर रहे थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि 71 वॉर होने के बाद जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने जो माइनिंग किया था, हुँ, वो एक्चुअली इंडियन नेवी ने वॉर के बाद एक माइन स्वीपिंग एफर्ट में पूरा उसको क्लियर किया, ताकि बांग्लादेश के पोर्ट्स में अब मर्चेंट नेवी, ट्रेड सब ज़रूरत है। तो ये सब माइंस को क्लियर करना था। सो पीपल, इट इज़ अ फॉरगॉटन रोल दैट जो इंडियन नेवी प्लेड, बट हुँ, नए राष्ट्र के लिए बांग्लादेश, न्यूली बॉर्न राइट, बांग्लादेश, वी इकोनॉमी को आल्सो डिड सपोर्ट माइंस। राइट, वॉव! सो इंटरेस्टिंग मतलब एज़ इन लाइक मैकेनिज़्म जैसे पीछे चलता है और उससे बिल्कुल, बिल्कुल। क्या और उसमें आप देखिए रिस्क होता है, हाँ, हाँ, बिकॉज़ आप अगर डिटोनेट करते हो तो आपको खुद को इफ़ेक्ट हो राइट, सकता है। तो माइनस्वीपर के हल्स जो है, दे आर मेड फर्स्ट सो दैट दे डोंट ट्रिगर द माइन देमसेल्व्स। सो उनका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। हाँ, मस्ट बी मोर फॉर्मिडेबल रहेगा वो एकदम सादा बट Funnily enough, not so much formidable, it is of a different kind of um, metal. Earlier एक ज़माने में wooden होते थे, राइट, this one when others had gone to metal, so it's a kind of different kind of, कंस्ट्रक्शन टाइप समझ construction. इंटरेस्टिंग वाओ! Mm. ये डिस्ट्रॉयर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो डिस्ट्रॉयर्स की प्राइमरी मतलब व्हाट डू यू कॉल फायर पावर क्या होती है? इज़ इट लाइक बिकॉज़ डिस्ट्रॉयर्स ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बट उसके बाद में सबसे जो लीथल वेपन जो माना हाँ, जाता है इन सच डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर उसको नेवल वॉरफेयर, शी इज द क्वीन ऑफ द नेवल बैटल्स अच्छा, आजकल के ज़माने में। राइट, तो पुराने टाइम में एक्चुअली उसको छोटे जहाज विच वुड गो एट हाई स्पीड, इट वाज हुँ, लाइक दैट, क्योंकि उस वक्त बैटल शिप्स हुआ करते थे बड़े बड़े, फिर क्रूजर्स, लाइट क्रूजर्स। तो उन दिनों डिस्ट्रॉयर छोटी जहाज, इट वाज कंसिडर्ड दैट, बट नाउ immediately after the aircraft carrier, you by and large, I mean some ships have what are called cruisers, but आजकल क्रूजर भी तकरीबन 10,000, जैसे अभी हमारे डिस्ट्रॉयर्स जो है कलकत्ता क्लास और विशाखापट्टनम, हुँ, दे आर अबाउट 7.5-8,000 टन, जो दिल्ली का ओल्ड दिल्ली वाज, हुँ, हुँ, विच वाज अ क्रूजर, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट द सेम हाँ, टनेज। तो डिस्ट्रॉयर जो है, एक तो दे आर वेरी स्लीक एंड मेनोरेबल, ओह! उनको देखने से आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई क्या, जो वॉरशिप का लुक है। हाँ, अगर आप आज भी राजपूत क्लास जहाज, हालांकि रशियन भाई है, आज भी राजपूत क्लास देखो, लगता है कि तगड़ा वॉरियर है। हुँ, सिमिलरली दिल्ली क्लास, विशाखापट्टनम, उनके लाइन्स इतने बढ़िया ब्यूटीफुल है, सो वन इज ग्रेट लुक्स, हुँ, सेकंड इज
speeds. Hmm. These are all meant for high speed. So usually gas turbine more than 20 knots at any time, 25, top speed of 30 plus knots, because they can sprint wherever they required, and yet they have long lungs. अच्छा. So they are like marathon, they Hmm. can go to long distances, but they can go quickly enough. Fast. They can be a part of the carrier task force, या अकेले भी ऑपरेट कर सकते हैं, या 2-3 एक साथ जहाज, उनको सर्च एंड अटैक यूनिट बना सकते हो, सरफेस एक्शन ग्रुप बना सकते हो। और उनका जो फायर पावर है उसमें सब कुछ रहता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स रहते हैं बड़े वाले, जैसे ब्रह्मोस, अभी हमने जो यूज़ किया है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ओके, दोनों मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज। और गन्स, एक एनीवेयर बिटवीन 76 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर गन, फिर क्विक फायरिंग शॉर्ट रेंज 30 मिलीमीटर गन, ओके, तो इतना। टॉर्पेडोज रहते हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट्स रहते हैं, डिकॉयज रहते हैं, शैप डिकॉयज रहते हैं, छोटे 10 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर और वटेवर गन्स फॉर एंटी, जो छोटे जहाज जो आते हैं Piracy. पायरेसी, उसके लिए यूज होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी हेवीली आर्म्ड, यू नो और फिर इन सब के पास यूजुअली 2 हेलीकॉप्टर्स कैरिंग कैपेसिटी रहता है। सो एंड द हेलीकॉप्टर्स देमसेल्व्स आर फॉर्मिडेबल। हम बड़े हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग फ्रिगेट्स बोलते हैं, ताकि उनके पास इतना कैपेसिटी होता है, फायर पावर, सेंसर्स, वेपन, ओनली दे फ्लाई फॉर 3 or 4 hours and they need to come back, but they go far off, they increase your surveillance horizon. फिर डिस्ट्रॉयर्स में बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सोनार, so it's a complete package. गॉट योर पॉइंट. हाँ। ओके. सो बट नॉर्मली फिर बाद में अगर कोई एनिमी को इंटरसेप्ट करना होता है, सो यूजुअली डिस्ट्रॉयर्स किसी को लाइक एयर टू सरफेस टू एयर या सी टू एयर भी एंगेज कर सकता है, कि नॉर्मली इट इज ऑलवेज लाइक सी टू सी. फॉर एग्जाम्पल कोई एक एयरक्राफ्ट होता है एनिमी का एयरक्राफ्ट नॉल, तो उसको भी वो एंगेज करता है. बिल्कुल करता बिल्कुल है. बिल्कुल अच्छा. बिल्कुल। It carries surface to air missiles अच्छा. and it engages, and even its guns have the capacity to engage aircraft. एंड So it's इनकमिंग. not only for surface to surface, it's for surface to air too, and surface to subsurface too, submarines के against. राइट. राइट. मतलब तो वो मतलब एज ए नेवी की मसल जो होती है वो मसल. Navy के muscle is the destroyer. डिस्ट्रॉयर. I mean, the the heart or this one is the aircraft carrier, the power projector, but Navy's muscle is the destroyer. राइट. इंटरेस्टिंग. ये आपने वो जो क्लासेस का भी बोला, उससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि ये रैंक्स जो होते हाँ, हैं नेवी में, हाँ। वो मतलब शुरू से जब जैसे आप एनडीए में जाते हो तो वहां से कैसे आपकी जर्नी होती है, वो प्लीज बताएंगे. बिल्कुल। हालांकि अब थोड़ा बदल गया है, जी. फिर भी दोनों मैं बताऊंगा। हम एनडीए में कैडेट थे, तो फिर हम उसके बाद हम 1 साल का एफ्लोट ट्रेनिंग कहा जाता था। उस वक्त तो हमको 6 महीना कोचीन में ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में जहाज के साथ करना पड़ता था, तो वो होता था कैडेट। हालांकि उसका अनऑफिशियल टर्म था लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ। क्योंकि उस वक्त आपको, एंड इट इज राइट, क्योंकि आप एनडीए में ग्रेजुएट हुए हैं विद सर्टन, अच्छा अब मैं ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, बट वो 6 महीने में आपको हर एक चीज वो करवाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द सेलर्स लाइफ। तो चाहे आपका फूड एंड डाइट हो, आपका रूटीन हो, यू गो टू एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द शिप, आपको मास्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है, इंजन रूम विजिट करते हैं, यू पेंट, यू चिप द डेक, यू डू एवरीथिंग, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कल जब आप सेलर को काम देते हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो 6 महीने, और उस वक्त इतना रगड़ा होता है आपको, इसीलिए उसको लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ, एकदम चाहे पनिशमेंट हो ये। फिर उसके बाद 6 महीने बाद हम लोग जाते थे अलग अलग जहाज में, फ्लीट शिप्स जो है फ्रंट में, और उसको मिडशिपमैन टेन्योर बोला जाता था। ओके. मिडशिपमैन ट्रेडिशनली वाज द टाइम, पुराने टाइम में जब ऑफिसर ट्रेनिंग दे यूज्ड टू स्टार्ट, तो दिस वाज लाइक हाफ एन ऑफिसर, यू ऑलमोस्ट देयर, इट वाज गुड, यू आर ट्रीटेड मोर लाइक एन ऑफिसर। हालांकि एट द एंड ऑफ दैट
यू हैव टू पास व्हाट इज कॉल्ड द मिडशिपमैन्स बोर्ड, अच्छा। जिसको नेवी में टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि हुँ, यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग एंड मेनी थिंग्स। हुँ, और आफ्टर यू फिनिश दैट यू आर कमीशन्ड एज एन ऑफिसर। हुँ, तो उस वक्त वो होता था, आजकल थोड़ा बदल गया है, क्योंकि ट्रेनिंग ड्यूरेशन 4 साल हो गया है, तो मिडशिपमैन रैंक हैज बीन एबॉलिश, बट द प्रिंसिपल स्टे द सेम। सेम। हुँ, यू नो कि जब आप पहले 6 महीने जाते हो आप जहाज पे, तो बिल्कुल रगड़ा होता है, हुँ, तो फिर बाद में धीरे धीरे से आप यू गो अप द स्टेप्स। तो हमारे टाइम में एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट करके होता था इमीडिएटली आफ्टर कमिश्निंग। ओके। तो आजकल सब लेफ्टिनेंट हो गया, एक रैंक कम हो गया। हुँ, सब लेफ्टिनेंट इज द बेस जो आप शुरू करते हैं। ओके। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो 2 या 3 साल में। हुँ, सो लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट जो है इट इज लाइक दैट इंटर्नशिप फेज। आप फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करते हो, हुँ, जहाज में इंडिपेंडेंटली वॉच कीपिंग सीखते हो, मतलब बीइंग इंडिपेंडेंटली ऑन वॉच इन अ ब्रिज, जहां आपका कैप्टन नहीं है, ये नहीं है, इन हार्बर एवरीथिंग कम्स बैक टू यू, राइट। यू नो। तो एक बार आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट जब हो गया है, तब आप समझ लो आपका ट्रेनिंग खत्म हो गई। हुँ, तो बाय दैट टाइम यू यूजुअली बिकम अ लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट के 4 या 5 साल होने के बाद आप लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाते हो। हुँ, सो लेफ्टिनेंट कमांडर इज इक्वलेंट ऑफ मेजर इन द आर्मी। ओके। तो बाय दैट टाइम यू डू वन मोर स्पेशलाइजेशन कोर्स, जो नेवी के कोर स्पेशलाइजेशंस है, जैसे गनरी हो, नेविगेशन हो, कम्युनिकेशंस हो। हुँ, हुँ, हाँ, सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के बीच में अगर आपको दूसरे कार्डर्स में जाना है, जैसे एविएशन या सबमरीन या हाइड्रोग्राफी या कभी लॉजिस्टिक्स, तो आप उस वक्त ऑप्ट करके यू ब्रांच आउट एंड देन यू आर गिवन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर दैट। अच्छा। बट जो, अगर आप सरफेस नेवी के बारे में बोलो, हुँ, टू कम बैक, तो आप 4-5 साल बाद लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाते हो। सो 6-7 ईयर्स ऑफ सर्विस आप लेफ्टिनेंट कमांडर बन हुँ, जाते हो। हुँ, तब तक आप लॉन्ग कोर्स भी करते हो। दैट इज़ द टाइम। उसके बाद आपके इंटेंसिव, मतलब ये पहले 10-12 साल ज़्यादातर आप जहाज में रहते हो, गॉट इट। यू नो, हुँ, फील्ड सर्विस, सी सर्विस। हाँ, कुछ लोग ट्रेनिंग एकेडमीज वगैरह में जाते हैं, और तकरीबन 12-13 साल बाद यू बिकम कमांडर, विच इज़ द सेम एज लेफ्टिनेंट कर्नल। अच्छा। और उस वक्त तक आप यूजुअली एक और कोर्स करते हो, जो इसको हम बोलते हैं स्टाफ कॉलेज कोर्स, जो वेलिंगटन ऊटी में होता है। दैट ट्रेन्स यू फॉर हायर अपॉइंटमेंट्स इन हेडक्वार्टर्स। ओह! तो यूजुअली उस वक्त तक यू आर इन शिप्स। उसके बाद, आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रोक्सीमेशन, देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन। उसके बाद 12 या 13 साल के सर्विस के बाद जब आप कमांडर बनते हो और स्टाफ कॉलेज कोर्स करते हो, उसके बाद आप हेडक्वार्टर्स में, चाहे वो फ्लीट हेडक्वार्टर्स हो या कमांड हेडक्वार्टर्स हो या नेवल हेडक्वार्टर्स, हुँ, क्योंकि यू आर टॉट व्हाट इज कॉल्ड स्टाफ ड्यूटीज, हुँ, जिसमें ज़्यादातर इन टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन, कंसेप्ट, लाइसन विद अदर branches of the government, हुँ, with bureaucracy, how to get our cases filed, this one. So you go into जो हम middle management बोलते हैं, राइट। and that phase is there for another 5 to 6 years, जिसमें आपको एक बार दोबारा जहाज में आना पड़ेगा इन द रैंक ऑफ अ कमांडर। एक कमांडर सी टाइम होता है। हुँ, यू हैव टू, देयर आर सर्टेन जहाज के सीओ या बड़े जहाज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू नो। राइट। तो वो करने के बाद, इफ यू आर फाउंड फिट, अप टू कमांडर इज बाय टाइम यू बिकम, फ्रॉम कैप्टन इट इज सिलेक्शन। हुँ, सो फ्रॉम हियर सिलेक्शन स्टार्ट्स। फिर आप कैप्टन बनते हो तकरीबन 17-18 ईयर्स के बाद। फिर उसके बाद 5-6 साल बाद कोमोडोर बन जाते हो, आफ्टर डूइंग योर कैप्टन सी टाइम। और उसमें भी मतलब कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग सी टाइम के लिए सेलेक्ट नहीं। फ्रॉम देयर इट बिकम्स हाँ, tougher and tougher, and then you do more of desk jobs or headquarter oriented jobs or teaching in war colleges or staff colleges राइट। as faculty. हालांकि हर एक इनमें भी बीच में कोर्सेस रहता है, हायर कमांड कोर्स, नेशनल हुँ, डिफेंस कॉलेज। सो कोमोडोर इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, ओके। which you become somewhere around 24 or 25 years of service. फिर उसके बाद जो हमारे 3 फाइनल रैंक होते हैं चोटी पे,
वो रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। हुँ, So that very few become the best of the best or the ओके। finest of finest. So now in the Navy you are becoming an admiral, rear admiral, or a major general equivalent, usually around 28, 29 years of service. You know, it's very, एक बैच में 2% या 3% से ज़्यादा उस रैंक पे नहीं जाते हैं। हुँ, तो आप सोचिए कितना टफ टफ होगा। होता है कंपटीशन। हुँ, और उसके बाद मान लो अगर 10 रियर एडमिरल है, उनमें 3 या 4 वाइस एडमिरल हो जाएंगे ज़्यादा। हर एक बैच के, जैसे मेरे बैच के मतलब जो हुँ, कमीशन हुआ था 86 में, वी हैव प्रोड्यूस 2 वाइस एडमिरल्स। सो दैट इज नॉर्मली द एवरेज फॉर अच्छा। एनी बैच। एंड बैच मतलब कितना? A batch who were commissioned together, we were about 70, 80, you know. So you take that. So normally, or course as we call it. हुँ, सो रियर एडमिरल, मेजर जनरल इक्विवेलेंट, वाइस एडमिरल जो 34-35 साल में आप बन जाते हो, हुँ, उसके लिए आपको एक फ्लीट, बेड़ा को कमांड करना पड़ता है। आई एम टॉकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऑफ कोर्स, अगर आप टेक्निकल हो तो यू शुड हैव कमांडेड अ यार्ड, राइट। यू नो, यू शुड हैव बीन द बॉस ऑफ अ डॉक यार्ड और समथिंग लाइक दैट। फिर वाइस एडमिरल में यू ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट वर्टिकल्स हुँ, ऑफ द नेवी, राइट। और यू आर इन चार्ज ऑफ द कमांड और डिप्टी ऑफ द कमांड। हुँ, और इनमें से एक आदमी बनता है एडमिरल। हुँ। सो सो एडमिरल इज़ द चीफ ऑफ एडमिरल नेवल स्टाफ। इक्विवेलेंट टू लाइक चीफ ऑफ एयर फोर्स, चीफ ऑफ या आर्मी, या चीफ ऑफ या नेवल एट स्टाफ। दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हाँ, जस्ट हैव वन एडमिरल। राइट। वो नॉर्मली एक ही होते एक हैं ही ये हर होता एक है। बिकॉज़ यस यस, बिल्कुल। सो अभी सो यूजुअली एडमिरल का टेन्योर होता है 2 या 3 साल, बिकॉज दीज आर ऑल एज बेस्ड। देखिए हम, unlike bureaucracy where you can have many secretaries or many people of director general of police rank, we don't have that. हुँ, हमारे यहाँ पिरामिड होता है, और पिरामिड को मेंटेन करने के लिए रिटायरमेंट एजेस अलग होते हैं। तो कोमोडोर्स और बिलो का रिटायरमेंट होता है 56, हुँ, रेयर एडमिरल्स का होता है 58, वाइस एडमिरल का 60 60, हुँ, एडमिरल का 62, यू नो। हुँ, सो यूजुअली आप समझिए, जो he who becomes an admiral has about a tenure of 3 years or 2 years. हुँ, So, which means that the next one will be after 2 or 3 years, हुँ। which means 5 or 6 batches of vice admirals. This हाँ, one will produce one वन admiral. बरोबर। So मतलब you, पाइपलाइन वो ah, रेडी होनी so चाहिए। usually you can say that, say 1 in 300 or 1 in 400 of a contemporary batch becomes admiral. That is the how tough it is. हाँ, आई एम श्योर यार। Yeah, आई मीन चोटी पे सबसे आगे पहुँचना है तो बिल्कुल। इतना ईज़ी तो हो भी नहीं It's not. सकता। It's not. ग्रेट, इंटरेस्टिंग। ये मतलब ये बहुत ही फ़नी और बहुत बेसिक क्वेश्चन है शायद पता नहीं आई डोंट नो आप क्या सोचोगे बट एज़ अ सिविलियन कि ये स्टारबोर्ड और पोर्ट साइड को ईज़िली सोचने, ईज़िली जानने का कोई एक सिविलियन के लिए कोई एक उसका उपाय है? बिकॉज़ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो लोग एक्चुअली थोड़े हैं नेवी में भी और थोड़े मर्चेंट नेवी में भी है। तो उनसे कभी भी बात करो तो वो ऐसे स्टारबोर्ड, पोर्ट ऐसे-ऐसे बोलते हैं। तो ऑफ़ कोर्स मुझे पता है वो लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं। Hmm. बट कौन-सी साइड पे हमेशा बहुत गलती होती है? तो एक सिविलियन को समझाने के कोई एक सिंपल उपाय है आप लोग के पास? सी देखिए, स्टारबोर्ड जो है राइट हाँ, साइड है, हाँ। और पोर्ट जो है लेफ्ट हुँ, साइड है। इसके अलग अलग मतलब एक्सप्लेनेशंस है। राइट। एंशियंट टाइम, एक स्टारबोर्ड एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम स्टीयर बोर्ड, जिस तरह से आप स्टीयर करते थे। और पोर्ट जो था, आप यूजुअली पोर्ट में एक तरह आना था तो आप पोर्ट साइड पे रहते थे। बट दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टुडे। टुडे हाँ। इन डिटरमिनिंग। तो स्टारबोर्ड जो नेवी ज्वाइन करता है या एविएशन में, उनको तो सिंपल है, स्टारबोर्ड इज राइट और पोर्ट इज हुँ, लेफ्ट। हुँ। तो इसको अभी आपको कुछ निमोनिक करना पड़ेगा, एस हाँ। राइट या ओके। पी लेफ्ट और समथिंग राइट, लाइक राइट। दैट, यू नो। ओके, सो इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मैं हमेशा मतलब सी आप लोग बिकॉज़ इतने साल हैं तो आप लोगों को तो बहुत इट हैज़ टू बी बैक ऑफ योर इट हेड। इज बैक ऑफ हाँ, माइंड। बट जो नॉर्मल इंसान रहता है उसके लिए बहुत ये क्या है ये साइड था कि ये साइड बिल्कुल। स पर देखिए, ये ऐसे बहुत सारे जो अलग हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फौज में। हुँ, हुँ, जैसे हम यूजुअली वक्त का वर्णन जो है वो 4
डिजिट्स में करते हैं, वी डोंट से 3 पीएम, वी से 1500, राइट, राइट। वी से 2000, हुँ, वी डोंट से 8 पीएम, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, वी ऑलवेज यूज 4 डिजिट। और हम ऑफन जब हम डायरेक्शंस देते हैं घड़ी का, ये सुई यूज करते हैं, 3 o'clock फ्रॉम यू, 8 o'clock फ्रॉम यू, 9 o'clock फ्रॉम यू, एब्सोल्युटली यस। यू नो। हाँ, और यूजुअली जैसे हम रिटायरमेंट को स्वॉलो द एंकर, या हैंग योर यूनिफॉर्म, ऐसे बोलते हैं, राइट, सो और फायर अ सैल्वो, राइट, आपको बुलशिट मिलता है तो उसको बॉटल मिल गया, ही गॉट अ रॉकेट और अ बॉटल। ओके। So I think these are peculiar to the सर्विस service, सर्विस but starboard is right and port is व्हाट left. इज़ लेफ्ट, राइट। एक्चुअली उसका कुछ अगर ऐसा एक्रोनिम टाइप निकलता है तो सोचूँगा मैं भी, बट इंटरेस्टिंग। बट ये 4 डिजिट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ 24 आवर So की क्लॉक आपको यूज़ करना है। sir, हाँ, starboard is right, sir, and port is left, pill. एक्चुअली या हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग। sir pill. हाँ, 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 ईज़ी। हाँ, 24 आवर क्लॉक तो समझ में ही आता है बिकॉज़ कुछ भी अगर आप कहाँ पे डिप्लॉय होने वाले हो या कुछ भी कुछ स्ट्राइक करना है और अगर आप 8 पीएम को 8 एएम लेके चले गए, हम्म, तो नेचुरली तो इसमें 24 आवर क्लॉक में तो कोई या शक ही नहीं है कि या प्रॉब्लम होना चाहिए एंड बिल्कुल ऑल ऑफ बिल्कुल दैट। बिल्कुल। बट और ये बट नेवी क्योंकि ऑफन इंटरनेशनल होता है, और हाँ, हम लोग बहुत बार टाइम जोन भी मेंशन करते वाओ, हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, ग्रेट। अ, थोड़ा वापस इस पे आते हैं कि आई नो कि आपने भी कमांड की है 2 शिप। सो बेसिकली जैसे आपने वो रैंक समझाया तो उसमें आप कमांडर बने उसके बाद में कम्स एज़ अ कमांडिंग ऑफिसर। हाँ, जब कमांडर बना, हाँ, तो उस वक़्त जैसे मैंने कहा एक सी टाइम होता है आपको राइट। करते हुए, सो दैट इज़ तो मैं फ्लीट स्टाफ में था एज़ अ कमांडर ऑलरेडी, हुँ, तो 3 साल कर चुका था। 2001 में मैं कमांडर बना। हुँ, उन दिनों कमांडर भी सिलेक्शन रैंक हुआ करते थे। सो आई बिकेम अ कमांडर इन 2001, और 2004 में हुँ, आईएनएस विंध्यागिरी करके एक एंटी सबमरीन फ्रिगेट का कमांड दिया गया। सो इट्स प्रेस्टिजियस बिकॉज़ ओनली अ फ्यू पीपल आर चोजन फॉर कमांड। या, हर चीज फौज में जो है सिलेक्शन होता है। राइट, सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, राइट। ह्यूमिलिटी, ऑनर, ऑफ एवरीथिंग। कोर्स। सो आपके ये जो 2 शिप, एक पहले तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि एंटी सबमरीन एंड दूसरी ऑफ कोर्स आई नो कि एम्फीबियस जो जलेश्वर। जलेश्वर थी। तो उसमें कोई एनी वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स जो आपको ऐसे याद आते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में? नहीं, बहुत सारे। देखिए मतलब चाहे वो ऑपरेशनल हो या ऑपरेशन। ह्यूमरस हो, दोनों अच्छे हैं। हुँ, विंध्यागिरी जो है फ्रिगेट थी, एंटी सबमरीन फ्रिगेट थी, और एक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो है इंडिजिनसली बनाए गए, जो भारत में फर्स्ट इंडिजिनस बड़ा प्रोजेक्ट था, नीलगिरी क्लास, पुराना नीलगिरी क्लास। राइट। तो दैट स्टार्टेड इन द 70s एंड विंध्यागिरी वाज द लास्ट। हुँ, 81 she was commissioned. So apart from matter of pride, it is a matter of pride commanding a ship that was built in India हुँ, and designed by Indian हुँ, designers. हुँ, हुँ। और इसमें एक और मैटर ऑफ बिग पर्सनल थिंग टू मी इस, जो मेरे फादर इन लॉ थे वो नीलगिरी प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व थे, इन माझगांव डॉक। हुँ, तो एक तरह का इट वाज अ गुड थिंग फॉर द फैमिली। Interestingly, Vindhyagiri was also fitted. She and Taragiri, her sister ship, were the first Navy ships which did drone operations in the Indian Navy. ओह! So 20 years back, आजकल हम ड्रोन वॉरफेयर, हुँ, उन दिनों उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा करते थे, यूएवी, but it's the same thing. So we were the first ones to operate, I mean, the drones were operated from land but controlled by us at sea. So my predecessor, Admiral A.B. Singh, was the one who ensured its smooth uh, हुँ, installation, and I was fortunate to do its first operational deployments and all that. वाओ! तो उसमें आपको एक तरह का उस वक्त you were amazed at what kind of different dimensions drone warfare could get into warfare. So this was some of the nice बट things. रिकॉग्निशंस रोल में ही, तभी तो हाँ, हाँ, रिकॉग्निशंस रोल it में ही was थे। reconnaissance. But you see, when you say reconnaissance, the way it changes the paradigm of reconnaissance is जितना आपका रेंज है।
I will later tell you why this reconnaissance is so important to the Navy. Right. It is very fundamental to Sea and Navy. Hmm. So when something enhances your reconnaissance envelope, it's huge. क्योंकि बाद में एक वहाँ weapon डालना Hmm. is actually in some ways the easier part. Got it. It Okay. is Okay. knowing where the enemy is, that is as Hmm. well. So this was very important in addition to it being a ship with all other capabilities. So also love, we visited various ports, we visited uh, Colombo, we took part in the the first President's Fleet Review that happened in Visakhapatnam. Hmm. और नेवी डे के लिए हम गए थे ओखा और पोरबंदर, और ओखा एकदम Hmm. टाइट हार्बर है एंटर करने के लिए, क्योंकि टाइड्स बहुत वेरिंग है। और मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं हिस्टोरिकली, बट मैं समझता हूँ उस वक्त इतने बड़ा जहाज, नेवल जहाज गया नहीं था ओखा में। तो हम जाके वहाँ पे, बट वी बिकेम सो, मतलब द पीपल ऑफ पोरबंदर एंड ओखा टुक टू अस सो मच Hmm. कि वी बिकेम अ बिग हिट इन टाउन। Hmm. पोरबंदर में तकरीबन 10,000 लोग आए थे जहाज को देखने के लिए। और बाद में मुझे पता चल गया, क्योंकि जब हम उस दिन, मतलब 2-3 दिन हम वहाँ पे थे, तो एक शाम को मैं और मेरे फ्रेंड गए थे मूवी देखने के लिए। एक पोरबंदर में 1 या 2 थिएटर्स थे, Hmm. तो वीर ज़ारा चल रही थी उस वक्त। Hmm. और हमने कहा कि भाई आ रहे हैं, थोड़ा मतलब किसी को बोला था थोड़ा टिकट लेके रखो। Hmm. हम वहाँ गए तो पता चल गया, तो इन्होंने पूरा मूवी रुकवाया हमारे आने के लिए, Wow. शुरू करने के लिए। वी वर ट्रीटेड लाइक वीआईपीज थे। एंड आई सेड भाई ये करने की जरूरत थी। दे सेड नो 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 नो, यू आर big this one. So these are some of the very small things that move you and Hmm. touch you. And there are so many things. I mean, in the earliest days when I was on Minesweepers, after cyclone had hit, you had to rescue people, you had to ferret out dead bodies. So this one, so there are the sad things and there are the happy things. So these are some of the happy parts of that tenure. Hmm. Similarly, जलाश्वा में भी एक तो it was the first American buy. It's a very big ship. So it is capable of carrying 6 helicopters. So it takes 3-4 helicopters at any time. It has 4 smaller ships called LCMs, which take the army troops, Troops. Okay. which are To the inside. floor. हाँ, तो वो जहाज में एक डॉक है Hmm. जिसपे आप अंदर उनको फ्लड करते हो पानी डाल के, तो गेट देम, एंड उनको निकालते हैं। सो दीज आर वेरी डिफरेंट एवोल्यूशन। और वाइजैक जैसे टाइट हार्बर में हर बार उसको लेके आना, और मैनूवरिंग इट, Hmm. these were some of the challenges, but I was very happy. And it was one of the older ships, because she was decommissioned from the American Navy, Hmm. but हालत बहुत अच्छी थी. We were very operational, the lungs were very good. So I think my very proud moment was that we got the trophy, Fleet में trophies for the best spirited ship. you know we won sports, we won, तो हम लोग बने थे बेस्ट स्पिरिटेड शिप। एंड यूजुअली नेवी में बेस्ट स्पिरिटेड शिप को थोड़ा ज़्यादा भाव होता है, बिकॉज यू ओवरकमिंग लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। Right. एक दूसरी जहाज थी शिवालिक करके, विच गॉट द बेस्ट शिप, Hmm. इट वन लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज एंड ऑल, Yes, I know. बिकॉज, तो शाम को जब बाद में पार्टी हुआ था, शिवालिक कैप्टन केम टू मी एंड सेड, सर any day I would like to exchange my trophy for Spirit. yours. Got it. So that was one of the nice things. Hmm. फिर एक ह्यूमरस इंस्टेंस बताता हूँ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, कि एक एक सेलर था जो नॉर्थ ईस्ट से, तो ही हर बार वो थोड़ा दौड़ के ही यूज्ड टू गो होम एंड Hmm. रन अवे। तो वी यूज्ड टू, he was from a poor family, his parents were not there, aunt used to bring him up, she would call up and say इसको वापस ले जाओ। Hmm. तो एक बार मैंने पूछा, यार प्रॉब्लम क्या है, क्यों दौड़ के जाना, भाग के जाना चाहता है। तो he says, I just captain, I joined navy for only 3 things: to have long hair and to have tattoo on my arms and to sing, to do music. हाँ. तो एक्चुअली हुआ यूँ, मैंने कहा देख, फौज के कुछ रूल्स होते हैं, लॉन्ग हेयर तो नहीं हो सकता, Hmm. और उसके
प्रैक्टिकल रीजंस हैं, हम्म, यू आर स्वेटिंग अ लॉट, एक्सरसाइज, ये वो, यू डोंट वांट दिस टू बी गेट कॉट इन एनी मशीनरी वगैरह। हम्म, रही बात टैटू के रूल्स, उस वक्त तो अलाउड नहीं थे, आजकल दे आर अलाउड इनसाइड विच इज नॉट दिखना विजिबल। नहीं चाहिए। देखा, उसका भी कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन म्यूजिक अगर करना है तो तेरे पास वक्त है, मैं आपको नेवी के बैंड को रेफर करता हूँ, नेवल बैंड ज्वाइन करो और यू नो कैन प्ले देयर। play there. And he liked that, and ultimately I understand that he went joined, and it became a good thing. So it became a nice thing for him to, you know. राइट। Uh, so these are often you get these human resource challenges also. So यस, so there are, इट्स ऑल अबाउट पीपल it's मैनेजमेंट all वैसे about भी। people हाँ, management. So there are so many. राइट। मतलब एक, हाँ, हमें ट्रॉफी मिला था बेस्ट इन डैमेज कंट्रोल एंड फायर फाइटिंग इन द फ्लीट अवार्ड्स, जो मैंने बोला था। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ के वाइजैक के कैंटीन में आग लगी थी। हालांकि आई वॉज ऑन बोर्ड द शिप, तो वहाँ से हेडक्वार्टर से कॉल आया, भाई आईएनसी इसमें आग लगी है, थोड़ा आपके लोगों को भेज भेज दीजिए। तो वी इमीडिएटली सेंट आवर फायर फाइटिंग टीम, और वहाँ पे जब गए थे तो आग काफ़ी, इट हैड स्प्रेड, and though it was not our responsibility, because on shore it is the shore firefighters, राइट। the firefighting team, the city's firefighters, all that, but it had apparently become so dense that my ship's officer, he went in to check this one and put it out and control the fire, and thereafter controlled, he came out. So everyone praised him, and I was told ki, he did fantastic work, Lieutenant Singh. So when he came to the ship, I said, "Bhai, congratulations. But what made you do this?" मतलब आप तो वहाँ सपोर्ट देने के लिए गए थे, सपोर्ट दे सकते थे, बाकी फायर फाइटिंग के लिए तो थे। तो his reply was very nice. He said, "Sir, जो फ्लीट में बेस्ट फायर फाइटिंग शिप है, उसका NVCDO, how can he stay away from that? I had to go and fight the fire." ऑफ कोर्स। And he was a short service commissioned officer who was going to leave in a year or two. He need not have done that. So these are some great tales of motivation in this one. इंटरेस्टिंग, ग्रेट। ये आपने ये रिकॉनेसेंस वाला बोला, ये Hmm. क्यों ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है एक हाँ, शिप के लिए? क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि नेवल वॉरफेयर जो है मैरिटाइम, हम्म, ये लैंड और एयर वॉरफेयर से बहुत अलग है। हम्म, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट फर्स्ट। ओके। और फंडामेंटली क्या है, हमारे लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर्स जिस तरह से वो डिमार्केट किए जाते हम्म, हैं, जैसे लैंड बॉर्डर में हम्म, आप आप अगर LC, LOC, IBL जो भी क्रॉस करो, ऑन द अदर साइड इज दैट अदर कंट्री, युद्ध में दैट पर्सन इज एनिमी, हम्म, दैट्स ऑल। अगर आप आज यू क्रॉस द LOC विद पाकिस्तान, इट्स अ पाकिस्तानी जेल, हम्म, और यू क्रॉस द LAC China, it's this one, or international border line जो at sea, when you cross your territorial waters at 12 miles, no, which is your this one, your EEZ goes to 200 nautical miles. Okay, but that is all country ships are free to use waters beyond your territorial waters limit. राइट। तो आप जब जाते हो आपका टेरिटोरियल वाटर छोड़ के, वहां एक कुंभ मेला रचा हुआ रहता है, और उस कुंभ मेले में आपको आपका एंटागनिस्ट को पता करना है। द सी इज एसेंशियली अ मल्टीलेटरल मीडियम। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर एनिमी और लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack, इट इज लाइक मरीन ड्राइव इन पीक आर ट्रैफिक, एंड यू आर टोल्ड इस ट्रैफिक में एक बंदा है टेररिस्ट, उसको ढूंढ निकालो। ओके, सो उसके लिए, सिंस द सी इज फुल ऑफ people of various nationalities, and you can't afford to go and hit any nationality, you know, in case of war or conflict, knowing about the enemy where he is very important, ढूंढ निकालना, उसके लिए इंटेलिजेंस, उसके लिए कंटिन्यूस रिकॉनाइजेंस, इसके लिए ट्रैकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, उसके लिए लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन, उसके लिए पास्ट प्रेडिक्टिव पैटर्न्स, ये सब बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज वाई रिकॉनाइजेंस एंड सर्वेलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। यू कॉन्स्टेंटली हैव, ये नहीं कि अरे यार कल लड़ाई शुरू हुआ, आज
you look for that guy. Hmm. I told you that on 2nd of December, the submarine, Pak submarine had the Indian fleet, as they say, Hmm. but war was not on, and once the war came, the Indian fleet was nowhere for him. So, it's about finding your enemy Hmm. is the most important thing. बट ये कैसे ढूंढते हैं? मतलब अभी जैसे आई नो सोनार से होता है, बट ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? So it's a combination of various things. हाँ. It begins with intelligence. These days, there's satellite photography, imagery analysis. You are keeping track of objects of interest in their ports or in their home ports. Then you try and track various things कि कब निकले, कैसे निकले हैं. Then depending on whether they are coming, I mean today Pacific may not be your area of interest, so you may not mount a surveillance thing there, but in the areas of your interest, and you are constantly through your airborne assets, Hmm. through you have got something called maritime reconnaissance aircraft, long range ones जैसे P8Is जो होते हैं वगैरह, Poseidon. no Poseidons. Then you got medium range, short range like Dorniers and all that. You have also the drones, UAVs to keep, you know, Hmm. you have to keep a vast ocean area under surveillance, and that surveillance is both surface surveillance, it could be subsurface surveillance. You are told that some submarine is passing through and all, you may have to track Hmm. at. Then you got the shore based radars, then you got the electronic warfare systems, then you got your own satellite constellation to see them again, which depends on the revisit time of your satellite and all that. Hmm. So basic idea is to have multiple coverage, हाँ. overlapping areas, and constant. Then, of course, a whole range of commercial traffic. Then, if he has gone and entered some port, then that thing starts again and so on. बट आइडेंटिफिकेशन वाइज भी मतलब ऐसा जो रेडार रहता है उसमें मतलब क्या है, अलग अलग शिप्स की ब्लिप्स, जैसे अभी फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉयर्स की हमने बात की, जो स्टेल्थी होते हैं, वो मटेरियल जो कलर जो बनी जैसी रहती है, तो उनमें कैसा है फिर नहीं, उनकी? बेस रडार्स में नहीं रहता है. अच्छा. Radar is essentially just giving you an echo of an object, राइट. right? You can make out, I'm talking at the fundamental level, you can make out based on your presumption कि ये है, and based on speed and all. पुराने दिनों में warships used to have greater speed, और warship का जो radar cross section area रहता है छोटा रहता है compared to a merchant ship. राइट. Then you also have IFF, you know, to determine. एक तो first you have to make sure he's not of yours, you know, so फ्रेंडली. you make sure that it's not a friendly. You have a good idea of the disposition of friendlies. Okay, but the radar in itself is not going to tell you which it is. But before radar, often you have electronic warfare systems which are detecting his radars, you know, or his com equipment, and telling you that this person could be here. Because remember, electronic warfare systems which are passive, they are detecting radar of the enemy, राइट. and that radar, if a radar has to detect you at 60 miles, गेट्स. he has to have double of that power to travel. So in other directions, he is traveling beyond 60 miles. So your electronic support measures detections is usually 1.2, 1.5 times the range of the radar. So you are, and if you're smart, you're getting pre-warned in terms of your radar detection before your radar detection happens. Radar detects helps you to further classify. But today's system with data links, some other ship has already seen him there. He passes the characteristics of this guy. There are radar fingerprinting systems on your electronic warfare systems. Your own radars have become much smarter in being able to detect. All these are integrated in the action information organization of the ships. So on the operations room in the ship, where the captain, the principal warfare officer, all of them sit, often they come to you by then already tagged कि ये बंदा है, you know, because already both your initial vetting and your software and all that have by then with a high level of reliability given you that this is this person. गॉट इट. और ये ऑपरेटर्स जो है वो यूजुअली साउंड से भी, Yes, that is the साउंड सिग्नेचर से. sonar operators हाँ. through sound signatures. Underwater is through sound signatures. जैसे radars through EW systems. हाँ. Okay, so sonars
तो उसमें मतलब कैसा है, अलग-अलग ये साउंड्स आती हैं? अलग-अलग साउंड आते हैं। अगर आप सबमरीन में रहते हो, हाँ। though हालाँकि आई एम नॉट अ सबमरीनर and again like a submariner will answer it better, but they are able to make out from the what is called the HE, hydrophone effect, the passive. They stay in passive and they are the ship का propeller noise से they are able to make out that this is usually this guy and things like that, you know. वाह! बट इट्स इतना मतलब लंबा उनका सोनार और ये रहता है कि इवन लाइक समबडी लीव्स अ टॉर्पीडो और अ मिसाइल, इतने दूर से तो यू कैन। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो इनके की सेलर्स होते हैं, भई उनका हर बार जैसे हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलर्स और सबमरीन सेलर्स द अ, दे हैव फ्रीक्वेंटली हियरिंग टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है उनका, बिकॉज़ देयर हियरिंग हैज़ टू बी ऑफ द हाईएस्ट लेवल, यू नो। यू नीड स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स फॉर ऑल ऑफ दीस गॉट इट। विदिन द ब्रॉडर दिस वन। जैसे कम्युनिकेशन सेलर्स, यू नो, इट यूज्ड टू बी सेड, आजकल सब it has all become, you know, digital burst transmissions, but पुराने टाइम में जब मोर्स से करते थे और हम डिटेक्ट कर सकते थे, तो देयर वर पीपल हु कुड मेक आउट बाय द स्टाइल ऑफ द किंग हाँ, कि हाँ, ये बंदा आजकल ड्यूटी में, हालांकि यू माइट हैव गिवन हिम अ कोड नेम, हाँ, बट यू कुड मेक आउट कि जिस तरह से वो मोर्स कोड डाल रहा है। स्ट्रोक्स कर रहा है मोर्स कोड के, हाँ। कि ए खान है या बी सिंह है या सी कुमार है ड्यूटी पे, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट यूज्ड टू हैपन। वाओ! सुपर स्पेशलाइज्ड एब्सोल्युटली, एकदम, हाँ। एब्सोल्युटली। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। और ये जब भी ऐसे हम कहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप जब भी एक शिप के हल में या आपके जो मेन, इट्स कॉल्ड हल, नो हल इज द बॉटम, व्हाट इज द मेन कमांड सेंटर और द ब्रिज। ब्रिज, हाँ। जैसे आप ब्रिज में बैठते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स यू हैव लाइक द सीईओ रहते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव लाइक योर जूनियर्स एंड देन कमांडिंग ऑफिसर, सॉरी द अदर ऑफिसर्स। तो ये मतलब जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो मतलब बेसिकली कैसा, ये नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, वेर इन लाइक दे विल इन्फॉर्म ईच अदर, और ये एक कमांड सेंटर जाएगा, फिर कमांड सेंटर को वो रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करके वो नहीं, आपके नहीं, पास। ब्रिज में जो है, ब्रिज इज यूजुअली at a high point where you are having a good visual lookout, and for navigational purposes you are this one from ship from there. So there all your communication between your officers on the bridge is directly visually. राइट। With other compartments is a internal communication. हम्म। It doesn't go out because you don't want communication to go outside of the ship. हम्म। So it is internal communication through internal broadcast, internal this one, you know, wires and this one leg. Okay. But if you have to communicate externally with other ships and all that, there are communication operators in the bridge, in the operations room, in the communication center, who are on VUHF radio or HF radio with communicating with other ships, shore headquarters and things like that. अच्छा। And sometimes people sitting on a particular console in the operations room, they have to communicate with each other. Then you have through अच्छा। the specific lines for that गॉट इट। equipment. So बिकॉज़ जैसे जब भी कोई स्पेसिफिक अपना टास्क और ये सब होता है, तभी मैंने ऐसे सुना है ऑफ कोर्स, कि समझो अगर आपकी एक शिप है और मेरी एक शिप है और अगर हमें किसी एनिमी के साथ में एंगेज करना है, तो आप मेरा भी रेडार यूज़ कर सकते हो उसको पिन पॉइंट करने के लिए एंड देन आल्सो टू। yes, that is called आजकल वो cooperative engagement capability. It is called CEC. अच्छा। So earlier it was not there. हुँ। So now with you are being able to integrate your data links and all that, and that is one place where Indian Navy, because of its indigenous development, even when you have sensors from multiple sources, being able to राइट। integrate them and develop your own data link means that if you have, first is transfer of data information, so you have detected ABC, you tell me that ABC is here हुँ। and give his coordinates to me, and I use their coordinates to use my this one to fight. हाँ, That is हाँ, one. हुँ। So it is ship to ship cooperation. Helicopter can also do this one. But cooperative engagement capability goes one step further. It just takes your radar picture, my radar picture, and your radar can guide my missile. हुँ। No, so suppose I have a long range missile, हुँ। and you know, the other person has a better sensor, then we two can marry up to, you know. वाओ! एंड ये सब मतलब ये एक अलग ही लेवल की
एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी देती है, मतलब कोई भी इट्स लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर, It is राइट? absolutely a force multiplier, and halaki the technology is available amongst few countries, but it still remains, something that's very high up there. अंडरस्टैंड, You know, राइट। it might seem easy to explain, हुँ, theoretically doing, it might not be completely rocket हुँ, science as people might say, but to be able to do it, execute it, do it with a certain level of finesse, हुँ, requires every little thing in that chain to be perfect. गॉट इट। और ये एंगेजमेंट भी जब भी होता है एक्चुअली, ये मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया बिकॉज़ कैसा है नेवी में और रादर सी पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द टारगेट्स जो भी होते हैं वो हमेशा मूविंग होते हैं, कभी भी Yes, वो yeah, स्टिल नहीं होते, बिकॉज़ दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। अ, तो जब भी कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एक शिप है और मैंने दूर किसी एनिमी की कोई एक शिप को देखा, तो यूजुअल जो हमारा फायर पावर होता है, समझो एक डिस्ट्रॉयर है, तो फायर पावर बेसिकली जब भी कुछ भी रिलीज करता है तो दैट वर्क्स इन अपना वो मिसाइल या जो भी रहेगा वो आइसोलेशन में वर्क करता है, बिकॉज देन फिर आपको ट्रेजेक्टरी और वो सब भी मैप of करनी। course, you have तो to hit at the future position of the target. राइट, And so you have to predict what is it. हाँ, So first you have to map the target. हम्म, You have to determine what is his course and speed. You have to make allowance for how much you are traveling. हम्म, So it is making allowance for these two motions and hitting at the future position of the target, allowing for the travel time of the ordnance to the target. हम्म, In addition, it has to also be stabilized against the ship's roll and pitch, okay, which can cause it to go up or down. हम्म, So, firing at sea is, like I was telling you earlier, is very very difficult from firing from land, because the amount of movement variations it has to take हम्म, are a bit more. वाह you know इंटरेस्टिंग, मतलब and if you are firing a surface to air missile at a moving aircraft, हम्म, you're really firing at a fast moving target. राइट, you know राइट। so नहीं, आई मीन एयरक्राफ्ट तो आई एम श्योर कि इट हैज़ टू बी लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ yeah, yeah, मिसाइल जो होम इन करके एंगेज करके वो बिल्कुल जाती बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल. बट आई मीन फॉर अ No, शिप। even to home means often you are guiding them somewhere through or राइट, something like राइट, that. या बिकॉज़ ये मेन जो टरेट्स वरेट्स जैसे रहते हैं, जैसे आपने बोला 124 कैलिबर Yeah, या yeah, yeah. व्हाटएवर, तो वो मतलब ऑफ कोर्स दे आर नॉट गाइडेड, वो तो आप एम बिल्कुल, करके शूट कर रहे हो एंड बिल्कुल, देन यू रियली। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. क्वाइट इंटरेस्टिंग Yeah. एक्चुअली, या ओके। लेट्स टॉक अबाउट ये मैंने जो आपका पिन देखा ऑफ कोर्स अबाउट दी, और शुरू में भी जैसे आपने बताया था एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हमारा, ऑफ कोर्स अभी विक्रमादित्य विक्रांत है, पुराना भी ऑफ कोर्स विक्रांत था जो डीकमीशन हो गया है। क्या एक अलग तरह की सुपीरियॉरिटी आपको देता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर? बिल्कुल, बिल्कुल देता है. और 3 कारण हैं. एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आपको ऑर्गेनिक एयर कैपेबिलिटी देती है. मतलब हुँ, चाहे वो एक फ्लीट का एयर डिफेंस हो, एयर कॉम्बैट हो, एट फार ऑफ प्लेसेस हुँ, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो लैंड पे एयर पार के लिए. हुँ, तो एक एयर वेक्टर आपको साथ में रहता है, चाहे आपको एनिमी को बम्बार्ड करने के लिए, हुँ, एनिमी एयरक्राफ्ट को निकालने के लिए, फ्लीट को एयर डिफेंस का ये. दूसरी बात ये है कि इससे पावर प्रोजेक्शन जो है एक बहुत ही उम्दा तरह से होता है, हुँ, क्योंकि पावर प्रोजेक्शन इज अ लेजिटिमेट एस्पेक्ट. हम हर फौज जब हम बोलते हैं कि भाई, हम क्यों बोलते हैं कि यूएस सेवेंथ फ्लीट वहाँ से निकल हुँ, रहा है, वहाँ से नहीं. हुँ, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन में चेस मूव की तरह है. और अगर आपको पावर प्रोजेक्ट करना है हुँ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक सबसे बेस्ट वे। बेस्ट वे है. और तीसरा ये जो है, फ्लीट्स जो है यूजुअली एक साथ ऑपरेट करती है म्यूचुअल सपोर्ट के लिए, तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म भी होता है, बिकॉज इट हैज़ एक्सेस कैपेसिटी और गुड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस, हुँ, पीपल, स्टे, लॉजिस्टिक्स, कुकिंग, रेडार, ईडब्ल्यू सिस्टम्स. हुँ, तो आपके जो एडमिरल हैं, फ्लीट एडमिरल वगैरह, वो स्टाफ, उनके प्लानिंग के लिए वगैरह, this is the best platform. अच्छा, So, since it has the best or the highest number of talented officers, other organic strengths, including small things, matlab for not a small thing, but
important thing like a hospital or uh, अच्छा। तो ये commonly put it makes for an excellent command and control platform. तो आपके जो फ्लीट में अगर कोई एडमिरल जाते हैं सीनियर जाते हैं ही विल लाइक टू ऑपरेट फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर। हुँ, तो एटलीस्ट ये 3 कारण है और बहुत सारे भी होते हैं अंडरस्टैंड। कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इमेजरेबली इट एड्स टू द कैपेबिलिटी बट ये मतलब बिकॉज़ ये इतना बड़ा होता है साइज़ में, तो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक अ सिटिंग डक के दूसरे कोई एनिमी कैन आल्सो एंगेज विद इट सो ईज़िली? तो आप बताओ कहाँ एंगेज हुआ है? नहीं बट वो देखो क्या रीज़न है कि वो नहीं इस लोग बोलते हैं हाँ, हाँ, तो जब आप बड़ा चीज बनाते हो तो उसके लिए डिफेंस भी बनाते हो, ऐसे नहीं कि राइट, आप कोई कंट्री सिटिंग डक तो बनाना नहीं चाहता है। राइट। आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो ये थॉट जो बना रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि भाई अगर हम इसको बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं हुँ, और इसके डिफेंस के लिए क्या क्या चाहिए। सो डिफेंसेस फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है इनबिल्ट होते हैं चाहे विद accompanying forces हो। आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर्स themselves have surface to air missiles, close in weapon systems वगैरह। ओके बट that is you um, don't develop your fleets based on what may be vulnerability factors. हुँ, You define your interests and what you want to do हुँ, और उसके बाद vulnerabilities को आप एड्रेस करने की कोशिश करते हो। राइट, राइट, नहीं तो ये फिर डरने वाली बात है कि ये होगा तो इसलिए नहीं बनाएंगे। राइट। तो ऐसा कोई आई मीन अरे जो भी फौज में जाता है जो भी नेवी में जाता है चाहे वो बड़ा जहाज हो या छोटा जहाज हो इट इज इट इज एज वल्नरेबल टू द एनिमी एज द एनिमी यूनिट इज टू अस। राइट, राइट। इट्स एज सिंपल। हम सब चाहते हैं कि भाई मारो हुँ, तो जरूर वो हमें मारना चाहेंगे और हम उन्हें मारना चाहेंगे। राइट। बट उसके लिए आप काउंटर मेजर्स आप हमेशा करते रहते हो, टैक्टिकल हो टेक्निकल हो तो स्ट्रेटेजिक। क्या होते हैं अकाउंट में? क्या वो साथ में अपने 1-2 डिस्ट्रॉयर रहते हैं उनके साथ में? बिल्कुल हमेशा यूजुअली देयर आर व्हाट आर कॉल्ड कैरियर टास्क फोर्स और कैरियर बैटल ग्रुप जिसमें राइट, हमेशा 2-3 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं विद देयर ओन सरफेस टू एयर मिसाइल ओके। एलिमेंट वेरी पावरफुल लॉन्ग डिटेक्शन रडार। देखो उसको मारने के लिए किसी को एक कैरियर का एनवेलप में आना पड़ता है। हुँ, Suppose someone has to hit the aircraft carrier, it has to be an enemy surface ship with the capacity of missiles of that range हुँ, or enemy aircraft who are able to penetrate the bubble around the aircraft carrier and the missile or something like drones or something like that. तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो होता है एक सर्विलेंस मैंने कहा था एक सर्विलेंस बबल होता है हुँ, 150 माइल्स 200 माइल्स जहाँ पे इट इज ऑलवेज सीइंग हु इज कमिंग। देन दे हैव मिसाइल रेंज हिट रेंज किल रेंज विद अ लिटिल बिलो दैट। So someone has to get inside that zone to be able to hit you. And after they do and they still launch, then you have your countermeasures to take them out. हुँ, तो ऐसा theoretical जो है भाई आसान है हुँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड वॉर टू में एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बहुत सारे राइट, हैं बट दैट इज नो बेसिस नॉट टू क्रिएट राइट, aircraft carriers. ओके, You don't because your armies get killed you don't say I will not create an army also. राइट, राइट। ये आपने फ्लीट बोला जैसे बेसिकली तो ये एक फ्लीट में कितनी सारी शिप्स होती हैं? नहीं देखिए नंबर्स अलग अलग होते हैं कहीं 20 होते हैं 30 होते हैं 40 होते हैं एंड इट्स यूजुअली अ कॉम्बिनेशन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूजुअली अ कॉम्बिनेशन जैसे मैंने कहा एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसमें और टैंकर्स होते हैं हुँ, सस्टेन करने के लिए। फिर क्रूजर्स डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स होते हैं कभी कॉर्वेट्स पेट्रोल वेसल्स होते हैं एडवांस जैसे कुछ अमेरिकन फ्लीट्स में उनके साथ एक दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी जाते हैं टू गिव अंडर वाटर प्रोटेक्शन। हुँ, तो इस तरह के फ्लीट्स कंपोजिशन इज नॉर्मल, हाँ इज बट इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यू गॉट इट। कैन
एंड ये मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेशंस में चलती है या कुछ ऐसा फॉर्मेशंस होते हैं और नो, इज इट? इट डिपेंड्स। अगर आपको अ फ्लीट इज अ फॉर्मेशन, हम्म। कभी जहाज एक दो साथ में रहती है, अलग ऑपरेट करते हैं। कहीं वाइड सी एरिया उनको सर्वेलेंस में रखना है तो वन और द अदर में बी 50-100 माइल्स फ्रॉम ईच अदर। हम्म। लेकिन जब साथ में होते हैं तो एक फॉर्मेशन में चलते हैं, हम्म। ताकि एक फॉर्मेशन इंटीग्रिटी से आपका फाइटिंग जो फायर पावर है हम्म। वो बढ़ता है, बिकॉज you got to fire in a certain direction, you got to keep certain things clear. So whether it is creating a flying envelope, whether it is to create gunnery arcs to clear, हम्म। it's always good to be in a formation. गॉट यू। Formation is just an ordered arrangement of ships, हम्म। organized arrangement of ships. तो दो या तीन जहाज हैं, देखिए फौज में दो या तीन फौजी हैं तो वो यूजुअली फॉर्मेशन में चलते हैं। हम्म। तो जहाज का ये कि वही बात है। गॉट यू भाई। बट ओके। दीज आर नॉट प्रिडिक्टेबल फॉर्मेशन कि आप जाके उनको ये कर सकते हो। दे डिफर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन। राइट, राइट। और ये अभी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हम बात करते हैं, आईएनएस विक्रांत जैसे है, तो आगे हमारे और क्या मतलब प्लान है कि और भी कुछ कमीशन हो रहे हैं उनके, उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम कमीशन करना चाहेंगे। अब हमारे पास दो हैं। राइट। जैसे मैंने कहा था या शुरू में लास्ट पॉडकास्ट में कि हमारे जो प्लानर्स थे हम्म। इंडिपेंडेंस के बाद, उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि हम बिग एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी बने। हम्म। तो शुरू में से ही ये था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी रिप्लेस्ड अल्टीमेटली बाय 4 वगैरह। राइट। तो हम 4 तो कभी पहुंचे नहीं हैं। बीच में ये हुआ था कि at least we should have 3 so that you have, if one is in refit, one you have on either राइट। seaboard. मैं खुद समझता हूँ कि 4 या ज़्यादा होना चाहिए, but that's neither here nor there. Navy is, seeking to convince the government about the need for another aircraft carrier. हम्म। And मैं समझता हूँ कि we have reasons to be optimistic कि इसको जल्द ही अप्रूव हो जाएगा। हम्म। और हमारे पास विक्रांत और विक्रमादित्य के साथ एक और। एक और है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अप्रूवल देने के बाद उसको बनाना शुरू करो, 5-10 साल लगते हैं। दीज आर बिग थिंग्स। तब तक एक कैरियर it becomes a little old, ऑब्सोलीट। obsolete or older. So we should be able to somehow uh, control that and have more. हम्म। But I can also see that there are various challenges. Every service needs its own हम्म। equipment. There are differing, let's say, varying requirements of हम्म। all. As a Navy person, I certainly feel we need more. हम्म। And I feel I'm sure now meaning I'm not getting into any this one, but the governments as a whole over a period of time हम्म। have been convinced of the need for having aircraft carrier. या बिकॉज Mm. मतलब वो अलग लेवल का एक फायर पावर भी है, बिल्कुल। प्लस आई थिंक हम क्या 5 या 6 ही नेवी है पूरे दुनिया में जिनके पास अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर है, Mm. एंड सबसे कम तो हमारे पास ही है। Mm. आई थिंक वी आर द ओनली वन विच हैज टू। यस। See, but the good part is at least हमारे पास by and large अभी ये philosophy जो है, because we have always maintained this. हम्म। Interesting thing, when Vikrant was commissioned, it managed to clear all its trials and get operational in a super quick time. Vikrant was deployed in Sindoor now, she was commissioned just 3 years back. Whereas many foreign navies are finding it difficult to either sustain or reach this level of proficiency. I'm not talking of the US or Chinese, they are at a different level. I mean, US Navy in professional level, China has more money to play around with. But other navies, whether it's the French or the British, are finding it टफ। tough. And in a way, it is understandable. But Indian Navy, जो Vikrant could clear and integrate with the fleet very quickly, because all along we have maintained the philosophy of primacy of aircraft carrier in fleet centric operations. तो एक हमारा जो mental attitude रहा है और makeup रहा है, even when we had one carrier, we have always
imagined, wanted, and cherished the idea of being a carrier navy, carrier centric navy. Carrier centric. Understand. So that is why we are able to, because it also is about doctrine, concept, knowledge, what you make it prestigious. So someone today aspires to be a fighter pilot on a deck, you know, it is a prestigious, it's a glamorous, it's Right. very this one. So all these things matter. अंडरस्टैंड। ये आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय किया गया था हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, तो क्यों किया गया था? इसीलिए मतलब आप पावर प्रोजेक्शन के लिए आप यू वांट टू शो द एनिमी दैट भाई आई एम देयर हियर एंड let's see whether any of your aircraft or anyone can come around. हम्म। You are showing the biggest sign of your resolve, telling him that I'm just waiting for a green signal from my authorities to attack you with full force. हम्म। So that is it. It's like a big, the biggest tiger or the biggest lion outside your doorstep. You know the kind of terror it can send. अंडरस्टैंड। ये जो पुरानी वाली भी जो विक्रांत थी जो हमारी, वो भी 71 के वॉर के टाइम पे भी वो ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय हुई थी, तो उसकी क्या स्टोरी है? नहीं हुई थी, इट वॉज वेरी सी एक तो यू मस्ट रिमेम्बर दैट वी ब्रॉट द फर्स्ट विक्रांत हाँ। इन 1961। राइट। इसका क्या मतलब है 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, मैंने कहा था स्लूप नेवी था, इन लेस देन 15 years you had become a carrier navy. So you trained, your people went to UK, you got some of the best uh, remarks and gradings when you became again they were amazed at how quickly we had adapted to that. So by 61 you had become a carrier navy and you in fact used it to a certain level in the Goa liberation after that. So 71 में she was used. ओनली प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त उसका एक 4 बॉयलर्स होते हैं, एक बॉयलर डाउन था और उसको रिपेयर करने के लिए यू हैड टू गेट स्पेयर्स इन द बॉयलर फ्रॉम यूके, which at that time was not possible. It would have entailed keeping the ship out of action for long. और नेवी का लीडरशिप डिसाइडेड इस वॉर में अगर हम बाहर रखेंगे तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. So with the other 3 boilers, they work to give it the kind of that speed that she needs to operate aircraft, because you need a certain wind on deck. On an aircraft carrier, you, because of limited deck space, Right. you need certain wind this one, so you need a certain amount of wind on deck, which is a combination of the actual wind and the ship speed. Got it. So the ship has to do a certain high speed to launch aircraft, you know. So because of this, other 3 boilers were made to work with lots of, matlab they also had certain problems, cracks, all that. So the ship's engineers rose magnificently to the occasion, ensured that the boilers went, and from day 1, fourth, she started attacking. So Chittagong, Coxtown, Khulna, Chelna, Mongla, all of that, the harbor installation, the ATC towers, the ships there, all of them were destroyed by Vikrant's air wing of Seahawk fighters and Elysee, maritime reconnaissance. Oh. So together they created such damage, and she was a part of the Eastern Fleet, which choked East Pakistan entry exit, so people could not cope. So that is why Vikrant in 71 in the East is also a very important story. राइट। और इसको लेके गाजी के साथ में भी सबमरीन जो है उसका हाँ, भी कुछ है? ये है कि इंडियन पाकिस्तान वालों को हमेशा ये रहा कि हमको विक्रांत को अटैक करना है, राइट। और उनके पास सिर्फ एक लॉन्ग रेंज सबमरीन था, गाजी। पर इंडियन नेवल प्लानर्स को भी ये पता था। तो एक तो इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक टू पुट विक्रांत इन द ईस्ट, बिकॉज नाउ यू इंक्रीज द डिस्टेंस फॉर गाजी. Thereafter, they knew that Ghazi will come. So what the Indian Navy did was a brilliant plan to make the Ghazi believe that Vikrant is in Vishakhapatnam. Okay. तो उन्होंने humant deception measures, even small things like a sailor sending a telegram to his this one, innocuous telegram कि मैं यहाँ पे हूँ, which was intercepted by the Pakistan, meant to do so, and ration requirement in Chennai and all that, all was done in such a way to lead the Ghazi
and Pakistani authorities to believing that Vikrant was in Vishakhapatnam. Hmm. Halaki Vikrant was deployed in Andamans, good 600-700 miles further east. Hmm. So when the Ghazi came to Vishakhapatnam, she didn't find Vikrant. Now, in trying to lay a minefield, she sank off Vizag. Hmm. There are various speculations. What did it run over one of her mines that she had laid a minefield? Was there an internal explosion due to something? Was it, the INS Rajput, uh, depth charging that place and so Hmm. on? So perhaps people don't take the Rajput account fully. Hmm. It could be a combination of the other two. But there is no doubt that it was the Indian Navy's masterly maneuver to draw her, Hmm. to lure the Ghazi to her doom. उसके बाद उसको क्या हुआ? The credit तो Indian Navy को ही जाना चाहिए Hmm. कि even if she tripped over her own wire or had an internal explosion, usually these things happen because of frustration, heat of the moment, not getting the enemy, not knowing what to do. So the Ghazi met her watery doom of Vizag. Hmm. And once it was there and the fleet was in Port Blair, she operated with full freedom and impunity. So, Ghazi's trap, luring the Ghazi to Vizag was, I think, a Hmm. masterly move. इंटरेस्टिंग स्पेशली वो टाइम पे मतलब इतना अहेड ऑफ टाइम सोचना और ऐसा टैक्टिक्स Yeah, अपनाना बिल्कुल. to make them fall for that sort of a trap. It's very interesting. जैसे आपने पहले बताया of course about the destroyers कि उनका फायर पावर कैसा होता है तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जनरल फायर पावर मतलब इफ यू कैन ब्रेक डाउन. See, aircraft carrier's firepower is the aircraft. Its main जो ये है, because she doesn't carry too many organic weapons other than the aircraft. ओके. Of course, she has medium range or short range surface to air missiles against an aircraft attack. She has a 30 millimeter or so gun, close in guns for what are called last stage measure. But its main armament is the aircraft. राइट. So the aircraft themselves, whether it's a MiG 29 or MH 60, they have huge amount of surface to air missiles, surface to air missiles, bombs, the helicopters can carry depth charges and torpedoes also. So that is the main armament of a Interesting. aircraft carrier, and given the range, you know, it's huge. इंटरेस्टिंग. कोई एक लास्ट इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी 71 वॉर की या कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई इसकी जो आपको पता हो या यू वांट टू शेयर जिसमें कोई एक ऑपरेशनली इट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स गाजी की तो आपने बताया कि वो टैक्टिकल बट दैट वाज मोर टैक्टिकल कि उनको बिलीव करवाया. एक्चुअल ऑपरेशनल में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कुछ बहुत ही उम्दा हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने किया है. हाँ, बिल्कुल। एयरक्राफ्ट कैरियर का मैं 2 कहानियाँ बताता हूँ, 2 या 3 कहानियाँ बताता हूँ। एक तो उस वक़्त एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वाज़ अ, जब शुरू में मैं 61 में बताता हूँ, हम्म. व्हेन शी वाज़ टेकन, वो उसके कैप्टन महिंद्रू करके एक कैप्टन थे। हम्म. सो व्हेन दे वर ट्रेनिंग इन द यूके, ब्रिटिशर्स में ये दे वर नॉट श्योर वेदर इंडिया कैन ऑपरेट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो लॉर्ड माउंटबैटन जो यहाँ पे थे, अब वहाँ पे गए थे, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे शायद, उन्होंने हमारे नेवी चीफ एडमिरल कटारी जो वहाँ गए थे, उनको बताया कि भाई आप ऐसा कीजिए, एक ब्रिटिश कैप्टन को ले लीजिए, उसको कमीशन करने दो आपके जहाज को, उसको बॉम्बे तक आने दो, आपके जो कैप्टन है उसको लेट हिम बी द डिप्यूटी, और उसके बाद फिर आप ट्रांसिशन करो। तो एडमिरल कटारी ने ये कैप्टन महिंद्रू से पूछा कि भाई ये लॉर्ड माउंटबैटन का ये राय है, तो आप क्या समझते हैं? तो कैप्टन महिंद्रू ने एक बहुत ही अच्छा है उनको रिप्लाई दिया। ही सेड सर देयर कैन बी ओनली वन कैप्टन ऑन अ शिप, आप डिसाइड करो। और ये अच्छी बात है कि एडमिरल कटारी सपोर्टेड हिज कैप्टन, कैप्टन महिंद्रू, और महिंद्रू turned out to be a fantastic aircraft carrier captain who met all the standards that the British set out, sometimes in much quicker time. And this is
emphasized here because that is what made us successful. You know, we developed aviation and flying at sea skills rather very quickly. तो 71 में, even though the aircraft carrier was earlier in refit, the squadrons were scattered all over, when they came together and started flying together, it became a well honed combat unit. और उस वक्त एक कैप्टन स्वराज प्रकाश करके थे कैप्टन, he was supposed to be a very very fine captain and great leader. तो फोर्थ को जब ये अटैक करने गए ईस्ट पाकिस्तान में, उस वक्त एक सबमरीन का, दे डिटेक्टेड अ सबमरीन, तो दे सेंड द अदर फ्लीट यूनिट्स टू हंट फॉर दैट सबमरीन। और वो थोड़ा सोच में आ गई फ्लीट की, अटैक करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर सबमरीन है तो थोड़ा बहुत डेंजर रहता है उसका। सो उस वक्त जब दुविधा में थे कि अटैक अब करना है या बाद में करना है, कैप्टन स्वराज प्रकाश ने बोला, एक फेमस सेंटेंस है उनका, आई डिड नॉट जॉइन द नेवी टू कम टू दिस पॉइंट एंड रिटर्न, लॉन्च द अटैक। तो उन्होंने फिर वो लॉन्च हुआ, फिर एकदम ईस्ट पाकिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड टोटली। और उस वक्त उनके वहाँ के एक फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर थे, कमांडर व्यास करके, ही सेड these were the sweetest words I have heard in my life. So he was a very risk taking great captain who was this one, and many things in that, the captains who went out on Vikrant, some of them who flew, they got you know, hit on their aircraft by the surface fire. एक यहाँ पे बॉम्बे में एक है, माइक बाड़ा उनको बोलते, मीडियोमा बाड़ा, उनका एक हैंड डिसलोकेटेड था, फिर भी he flew with a dislocated hand as a pilot invention. So जोश was that much. और इस जोश का मैं एक फाइनल एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जब वो तैयारी हो रही थी नवंबर में, ये जून से बाहर थे बॉम्बे से, दे वर ऑपरेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल, 4-5 महीने हुए थे। और एडमिरल नंदा ही हैड विजिटेड द शिप, नेवी के चीफ, तो वो गए विजिट करते हुए, तो वो बॉयलर रूम में गए। बॉयलर रूम एक स्टीम शिप में, इट इज एट द बॉटम मोस्ट, इट इज कॉल्ड अ हेलिश प्लेस, टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। तो वहाँ पे वो सेलर को मिले, एक बॉयलर रूम एमई जो करके होता है, पेटी ऑफिसर। तो उसको पूछा कि भाई कैसे हो। वो नंदा भी मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सर मैं ठीक हूँ। एडमिरल नंदा साहब ने पूछा कि चिट्ठी आती है? उसने कहा आती है सर। क्या लिखा है घर वाली ने? तो वो सेलर ने रिप्लाई किया, सर घर वाली ने लिखा है, जब ढाका जाओगे तो मलमल लेके आना। तो इस तरह का जो मोराल है, ऐसे नेवी को आप डिफीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स। सो दैट आई थिंक इज ग्रेट, यस, थैंक यू सो मच कोमोडो केशनु। बहुत इंटरेस्टिंग अगेन ये टॉपिक था, और इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अनर्थ की जो मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी समझ में आएगी, बिकॉज नॉर्मल आर्म सिविलियंस को ये सब बातें समझ में नहीं आती है कि कैसे ये चलता है। जैसे आपने माइंड स्वीपर का बताया, बिल्कुल बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो आई होप उनको अच्छी लगे। डेफिनेटली वो शिवाजी महाराज और नेवी वो सब के बारे में भी करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।